छात्रों, हम इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे आते हैं सभी को इस एक वीडियो में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एलपीजी का दहन। जो एलपीजी का दहन होता है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। बच्चों, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपने एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बनाया, उस दूसरे पदार्थ से आप पहला पदार्थ था वो बना सकें, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आपके पास शक्कर है, शक्कर से आपने बतासे बनाए, बतासे से आप शक्कर बना सकते हो। ठीक है, पानी से बर्फ़ बन जाती है और बर्फ़ से फिर पानी भी बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो खौलते पानी से जलवाष्प बनना, पानी से फिर जो वाष्प बन जाती है, वाष्प फिर पानी भी बन जाता है। यहाँ पर देखो बर्फ़ का पिघल कर जल बनना, बर्फ़ पिघल जाती है, जल बन जाता है। जल को हम ठंडा कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो पुनः ये बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। नमक का पानी में घुलना, नमक को पानी में घोल दीजिए और पानी का कर दो बाष्पीकरण, पानी जो है वाष्प बन करके उड़ जाता है, आपका नमक बचता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एलपीजी का दहन, माने एलपीजी गैस है, इसको आप जला देते हैं तो इस गैस को दोबारा आप बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। आप दोबारा इस गैस को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये तो धुआं बन करके, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके, ऊर्जा दे करके ये तो समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तो आप अच्छे से समझ गए। माने जब आप एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाएं, दूसरे से फिर पुनः पहला पदार्थ बनाएं, वो भौतिक। एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनता है, उससे आप पहला पदार्थ ना बना पाएँ, वो रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, दूध से दही बन गया, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? कमेंट में जवाब दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी माने निकलना होता है। जिसमें ऊष्मा निकलती है, सोच लो, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, पानी है। और ये बिना बुझे चूने का मतलब है कलई, माने कैल्शियम ऑक्साइड, दीपावली में आप देखते हैं। इसमें बच्चों जैसे ही हम पानी मिलाते हैं आपका ये पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। तो जल जब कलई में मिलाते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और पानी पूरा विलयन जो है गर्म हो जाता है। आप कभी इसका प्रैक्टिकल करना, दीपावली पर आपके मम्मी पापा जो कलई घुलते हैं पानी में, तो पानी वो गर्म हो जाता है। उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि मम्मी पापा पानी गर्म हो जाता है क्या जब हम पानी में कलई घोलते हैं? ठीक है, अब ये तो ये जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है। माने जब कोई पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, माने कपूर को गर्म करते हैं, नेपथलीन को गर्म करते हैं, आयोडीन को गर्म करते हैं, एंथ्रासिन को गर्म करते हैं, तो बच्चों सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे विक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तुमने आपको बता दिया। आपका प्रश्न है कि 6Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं और आपका ये लोहा जो है, आयरन जो है ये अलग हो जाता है। ये पहले आपका जो आयरन ऑक्साइड है एल्यूमिनियम क्रिया करके, क्योंकि एल्यूमिनियम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है एल्यूमिनियम, इसलिए इसने क्या किया, आयरन को भगा दिया। माने उसकी जो जगह थी वहाँ बैठा था, तो आयरन को इसने विस्थापित कर दिया। तो ऐसी कैसी अभिक्रिया भाई? ये विस्थापन अभिक्रिया भाई। ये आपके बच्चों कैसी हुई? ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो आना ही प्रश्न। संयोजन पर अभी प्रश्न आएगा। जब 2 अभिकारक मिलते हैं वो संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया पर ही प्रश्न आएगा। इस पर पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, बस एक ही वो इम्पोर्टेंट है आपका वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये देख लेना आप, ये तो कितना सरल है। एल्यूमिनियम, माना कि बच्चों एक कुर्सी है, उस पर दोनों लोग बैठे हैं, एल्यूमिनियम आती है, इससे कहती है भग जाओ, हम बैठ रहे हैं, तो आयरन को इसने विस्थापित कर दिया। ये सिंपल सा प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान देना, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास। अगर देखो बच्चों, आप हाइड्रोजन से भी इसको याद करेंगे, ऑक्सीजन से भी याद करेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत होगा।
आप याद कर लो ऑक्सीजन के द्वारा इसको। ऑक्सीजन आ जावे, ऑक्सीजन आ जावे और ऑक्सीजन चली जावे। ऑक्सीजन आ जावे तो वह क्या बोलेंगे अपन? उपस्थित होना, उपस्थित, उपस्थित मन उपचयन। और ऑक्सीजन चली जावे तो अपचयन, अप माने होता दूर होना। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो माने ऑक्सीजन निकल जाती है, इसे बोलते हैं अपचयन। और ऑक्सीजन कहीं उपस्थित लिखी होती, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रही होती, जुड़ रही होती ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित हो रही होती तो उपचयन होता। तो आप देख लेना, हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि बस एक बार आप वीडियो देख लो तो आपको क्वेश्चन आंसर हमेशा के लिए याद बने रहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मा का अवशोषण माने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? देखो यहाँ ध्यान देना, तापक्रम में परिवर्तन हो जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, ये बच्चों सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ रहे बात? रंग में परिवर्तन हो, गैस निकलती हो, तापक्रम कम या ज़्यादा हो जाता हो, तो बच्चों वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ऐसे अभिक्रियाएँ आती हैं। लेकिन आकार बदल जाए तो कोई परिवर्तन होगा। आपके पास एक कागज़ है, आपने उसको क्या कर दिया? 2 भागों में फाड़ दिया, 3 भागों में फाड़ दिया, तो आकार में परिवर्तन हुआ। ये बच्चों कोई रासायनिक परिवर्तन थोड़ी सी होगा। बच्चों अगर हम कागज़ को जला देवें तो वो दोबारा से हम कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे आपको सोचना है। तो आकार में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार का उदाहरण। एक बात समझो, आपने खाद्य पदार्थ खा लिया माने आपने भोजन खा लिया, भोजन कर लिया, आपने भोजन कर लिया। भोजन कर लेने के बाद ये भोजन जो आपकी कोशिकाओं में जाता है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। जब आप सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनी हुई को, पानी भी बाहर निकलता है। सर्दी में आपने देखा होगा जब दर्पण के सामने होते हो तो आपके मुँह से, नाक से पानी निकलता है, ठीक है। तो इस भोजन के द्वारा जब ये पाचन होता है, आपकी कोशिकाओं में श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी भी बनता है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया? बच्चों ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, समझ रहे? ऊष्मा छिपी क्यों है समझो, ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्यों है इसको समझो। इसलिए है कि आपका जो शरीर गर्म है, आप अपना हाथ पकड़ के देखो, अपने दोस्त का हाथ पकड़ कर देखो, आपको गर्म लगेगा। आप अपना शरीर अपने दोस्त का शरीर देखोगे तो अच्छे से पता चलेगा आपको कि आपको आपके दोस्त का शरीर जो है गर्म लगेगा। पता है कितना तापक्रम होता है आपके दोस्त का? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपके दोस्त का शरीर गर्म क्यों है? क्योंकि उन्होंने खाद्य पदार्थ खाया, भोजन खाया, माने श्वसन, माने दहन, श्वसन का दहन एक ऊष्मा छिपी क्रिया है। भोजन का पाचन हो रहा है, माने कोशिकाओं में श्वसन हो रहा है, माने दहन होता है। ऐसे पूछते हैं श्वसन कैसे विक्रिया है? एक ऊष्मा छिपी विक्रिया है, ऐसे पूछते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? सबको पता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इसको अम्लराज भी कहते हैं। 3 भाग HCl होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब 3 बोतलें होती हैं HCl की और 1 बोतल होती है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की। इनको मिलाने से क्या है, एक्वा रेजिया विलेन बन जाता है। इसमें सोना भी घुल जाता है। और जो सोनार आते हैं आपके गांव में, वो इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं। अगर आपने 10 ग्राम सोना दिया, उन्होंने आपके जेवर साफ़ कर दिए, क्लीन कर दिए, और 2 ग्राम सोना अगर घुल गया तो सोचो कितने का होगा। कभी 5 भी चलता है सोना, कितना महंगा चलता है, 8-10 हज़ार वो आपसे ले जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। माने बच्चों तीर के पहले जो लिखते हैं आप समीकरण में, वो अभिकारक कहलाते हैं, क्रियाकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। कितने नाम बताए हमने? अभिकारक का हो, क्रियाकारक का हो, रिएक्टेंट का हो, तीर के पहले। अब पूछें कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले क्या कहलाएंगे?
उत्पाद कहलाते हैं। प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो तीर के बाद लिखे जाते हैं, इस तरफ दाहिनी तरफ लिखे जाते हैं तीर के बाद, बच्चों वो उत्पाद कहलाते हैं। अब लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधिता हो जाती है। कक्षा 10 में आपका क्वेश्चन है, विकृत गंधिता हो जाती है। बच्चों इसको समझ थोड़ा, माना खाद्य पदार्थ जो हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में विकृत हो जाते हैं, उनमें गंध आने लगती हैं, खाने योग्य नहीं रहते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको बचाने के लिए बच्चों आपके चिप्स की थैलियाँ होती हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस भर देने से उसमें जो नमकीन वगैरह जो रखी है, खाद्य पदार्थ रखा है बच्चों, वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता। कम से कम 6 महीने आपका वो चल जाता है, 6 महीने से 1 साल तक वो चल जाता है, अगर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हो। तो चिप्स की थैलियों में बच्चों नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। आपका प्रश्न है, कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? आप कहोगे सर ये कैसा प्रश्न है? बहुत सरल प्रश्न है। आपको खाने का सोडा जो होता है, इसका सूत्र पता है आपको? बिल्कुल पता होगा, NaHCO3। इसमें कहीं भी आपको H2O नहीं दिखाई देगा, हमने बोला भी कहाँ है। लेकिन नीला थोथा हो, माने कॉपर सल्फेट हो, CuSO4 5H2O, देखो इसमें 5 H2O आ रहे हैं, तो इसमें क्या है? क्रिस्टलन जल है। खाने का सोडा बता दिया, इसमें तो है ही नहीं है, पानी इसमें है ही नहीं है। धावन सोडा, माने जो कपड़ा धोते हो निरमा, उसका सूत्र क्या होता है पता है आपको? Na2CO3 10H2O। जो 10H2O क्या है? एक क्रिस्टलन जल है। जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट H2O, ये जिप्सम का आपका सूत्र है। तो इसमें भी, जिप्सम में भी पानी है, जबकि इस सूत्र में आपको कहीं भी पानी दिखाई नहीं देगा। आप कमेंट करें तो हम उनके आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से लिख करके दिखा देंगे। हमें सोच रहे हैं इस वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसलिए हम यहाँ पर आपसे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। ये आपको पता है कि हम आपको कितना अच्छा समझाते रहते हैं। प्रश्न है कि पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का pH होता है। माने पाचन के समय आपका जो पेट है, आमाशय है, तो उसका pH का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। इसको कहते हैं अम्लीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है। क्योंकि बच्चों आपके आमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है तो HCl निकलता है। आपके आमाशय में, पेट में जब भोजन पहुंच जाता है तो जठर ग्रंथियों से HCl निकलता है। HCl अम्ल माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और जो अम्ल होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है। जब आमाशय की बात हो रही है तो आमाशय में HCl निकलता है, तो आपको पता है कि अम्ल की pH 7 से कम होती है। तो यहाँ 7 से कम आपके सामने ये ऑप्शन है, 7 से कम, ये लिखा हुआ है 7 से कम। तो 7 से कम आपका आंसर करेक्ट, एकदम सही है। कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? अम्लराज। देखो यहाँ इन्होंने क्या हिंदी कर दी, जो हम आपको समझा रहे थे उसमें एक्वारेजिया लिखा था, तो कितना सरल पूछते हैं आपसे, वो थोड़ा बदल देते हैं बस। कौन प्रकृति से अम्लीय है? देखो लाइम जूस, जो नींबू का जूस होता है बच्चों, इस पर हमने वीडियो बनाया, आपको बताया भी प्रैक्टिकल करके, ये अम्लीय है। बच्चों जो नींबू का जो जूस होता है, नींबू का जो रस होता है, इसमें बच्चों नींबू के रस में क्या है? नीला लिटमस लेते हैं अपन तो ये लाल हो जाता है, माने ये कैसा है? अम्लीय है। ठीक है। जबकि मानव रक्त की pH कैसे नहीं होती पता है? 7.35 से 7.45 क्षारीय। चूने का पानी भी क्षारीय होता है। प्रति अम्ल माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, माने एंटासिड माने प्रति अम्ल, माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की बात हो रही है इसके बारे में। तो बच्चों ये सभी जो हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और लाइम जूस जो है बच्चों कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय विलयनों की pH 7 से कम होती है, आपको पता है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, माने खाने वाला सोडा होता है। तो दूसरा कौन है? दूसरा है टारटरिक अम्ल, माने जो बेकिंग पाउडर है बच्चों, बाज़ार में मिलता है, बड़े ही आराम से ले सकते हैं आप। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है खाने वाले सोडा से और टारटरिक अम्ल से, माने ये आपके में टारटरिक अम्ल। टारटरिक अम्ल और खाने वाला सोडा दोनों को मिला दो तो आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर। यहाँ प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार माने आपके पेट में खट्टी डकारें आ रही हैं, अपच हो गई है, तो अपच का उपचार करने के लिए हम लेते हैं क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड।
अपच का उपचार दूर करने के लिए माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो एंटी मान होता है विपरीत, ठीक है, विपरीत माने विलोम। तो अपच होती है एसिड से, तो एसिड का विलोम एंटासिड। तो इसे अपन सोच सकते हैं, सरल रहता है। यहाँ देख लेते हैं अब, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। टमाटर होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टारट्रिक अम्ल, इमली में टारट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पता है बच्चों आपको? इसको विनेगर कहते हैं, इसको सिरका कहते हैं, एसिटिक अम्ल को। इसको खा सकते हैं आप, तनु को खा सकते हैं। चाउमीन में खट्टापन लाने के लिए वो दुकानदार मिलाता है एसिटिक अम्ल माने विनेगर, ये तनु रहता है, ठीक है। तो जितने भी अचार होते हैं बच्चों बाजार के, उसमें ये मिला रहता है एसिटिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल बच्चों पता है, ये पथरी, इससे पथरी होती है। आप ज़्यादा टमाटर खाओगे पथरी हो जाएगी। पथरी में क्या होता है? ऑक्सलेट होते हैं। पथरी का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, पथरी का सूत्र ऑक्सलेट। तो इसी ऑक्सैलिक अम्ल से ऑक्सलेट बनता है। तो टमाटर आप कम खाया करें। पीएच स्केल की परास कितनी होती है? ये होती है 0 से 14 होती है, ये आपको पता है, ठीक है, 0 से 14। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। बच्चों जब अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं, अम्ल माने आपके पास HCl है, HCl है, उसमें हम क्षार मिला देते हैं, ठीक है, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, तो लवण बनता है और पानी बनता है। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। और बच्चों उदासीनीकरण में pH जो है 7 हो जाती है, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चींटी के डंक में बच्चों होता है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। आपको जो झंझनाहट होती है वो मेथेनोइक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। और बाकी मैलिक अम्ल किस में होता है पता है आपको? ये सेब में यानी एप्पल में मैलिक अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में बच्चों होता है मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। अब प्रश्न है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए माने ऐसा पानी इसमें नमक मिला हुआ है, तो उसमें हम मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट माने निरमा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? निरमा। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट माने नमक का, हम वो निरमा का हम इसमें उपयोग करते हैं। अब है अम्लीय वर्षा का pH का मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH का मान बच्चों 5.6 से कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। खाने वाला सोडा है, तो ये लिखा है यहाँ पर बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है इससे ही बनाया जाता है। इसमें हम जब टारट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, खाने वाले सोडे को। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका भी बोला था हमने, सिरका है, विनेगर है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। अब है आपका रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है क्षार है, ठीक है। जैसे अम्ल में नील लिटमस से लाल हो जाता है, ठीक है, और जो क्षार होते हैं उसमें लाल लिटमस से नीला हो जाता है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न होती है। देखो अगर हम अम्ल और क्षार का पता सूंघ करके बता सकें, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब प्रश्न अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल कैसे होते हैं? जो खट्टे होते हैं, खट्टा स्वाद होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसको याद कैसे रखोगे? हमने कहा अनिल से पूछो आप जा कर के। अनिल, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। आ से अम्ल, नी से नीला और लाल से लाल। तो आपने क्या सीखा कि अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इस पर बहुत प्रश्न आता है। देखिए आप लिखा हुआ है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को
आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। तो हमने कई बार बताया आपको कि मेंडलीव का जो आवर्त नियम है ये परमाणु भार पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर ये आधारित है। माने परमाणु भार को हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम बढ़ते परमाणु द्रव्यमान माने बढ़ते परमाणु भार पर आधारित है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ मोस्टली लिखा होता तो बच्चों आपका आंसर होता परमाणु क्रमांक, और मेंडलीव ने 63 तत्वों की उसमें खोज कर ली थी। तो इसको ये कैसे याद रखोगे, मंत्र माँ से मेंडलीव और 63 मंत्र, मेंडलीव ने 63 तत्वों की उसमें खोज कर ली थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है। माने आपकी किताब में आजकल जो आवर्त सारणी है उसके बारे में पूछ रहे हैं बच्चों, पता है उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, माने ऊपर से नीचे की ओर ऐसी लाइनें होती हैं, इनमें तत्व भरे हुए हैं बच्चों, वो कितनी हैं 18 लाइनें हैं। तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, हाँ, और यहाँ पर ध्यान देना। और इस तरीके से 7 लाइनें होती हैं बाएं से दाएं तरफ, इन्हें क्षैतिज बोलते हैं, उन्हें आवर्त बोलते हैं। उन्हें क्या बोलती हैं, आवर्त। ऐसी लाइनों को आवर्त, ऊपर से नीचे की बोलते हैं ग्रुप या समूह या स्तंभ। ग्रुप बोलो, समूह बोलो, या फिर बोलो स्तंभ, और ऐसी लाइनों को बोलते हैं आवर्त। समझ गए आप। तो आधुनिक आवर्त तालिका जो है बच्चों इसमें 18 ऊर्ध्वाधर जो है स्तंभ हैं, 18 ऊर्ध्वाधर ऐसी क्या हैं, ग्रुप्स हैं, समूह हैं, ये आपको पता चल गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी। 2 और 8 मिलाकर के होती हैं 10, और 10 वाला तत्व है नियोन, और नियोन बच्चों रखा है समूह 18 में। तो आपको बच्चों सभी समूह जो 18 समूह को याद कर लेना है। इस पर 1-2 प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कक्षा 11 में तो याद करना ही पड़ेगा, अभी याद कर दो उस परीक्षा के लिए। अगर आपको आवर्त सारणिक तत्व याद नहीं है तो हमारे पास इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं कि हम एक बार में आपको पूरे तत्व क्रम से याद करवा सकते हैं। अगर आपको याद करना है तो आप कमेंट करें, हम आपको एक वीडियो में पूरी आवर्त सारणी याद करा देंगे। बच्चों पता है जो MSc कर लेते हैं, जो हमारे 12 के बाद 3 साल पढ़ाई करते हैं, BSc 2 साल MSc, उसके बाद भी आवर्त सारणी याद नहीं होती है, हम आपको याद करवा देंगे, आप कहोगे तो, ठीक है। तो 18वां समूह जो है इसको हम बच्चों अक्रिय समूह भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसों का समूह भी कहते हैं, शून्य गैसों का समूह भी कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं वो। शून्य गैसों का समूह संबंधित है 18 से, अक्रिय गैसों का समूह संबंधित है 18 से, उत्कृष्ट गैसों का समूह संबंधित है 18 से, ये पूछते हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, इसका समूह 14 से। इसका पहला तत्व जो बच्चों कार्बन है, कार्बन है पहला तत्व, आपको पता है, उसी के नाम पर लिखा है कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, ध्यान रखें। कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है आपका फास्फोरस। तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ठीक है। लेकिन फास्फोरस है ये 15वें समूह का है, इसको समझो। तो 5 हुए ना संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में 5, तो 13वें समूह का है तो 3 हुए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। ये 14 समूह का है, इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पहले समूह का है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ये 15वें समूह का है, 5 आ रहा है, तो जो हमने बोला आपको कि जब आपको याद करवा देंगे पहले समूह में कौन सा कितने तत्व हैं, दूसरे में कौन से हैं, तीसरे में कौन से हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद रहेगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, आपके में रिक्त स्थान नहीं आएंगे, लेकिन इनसे प्रश्न बनेगा आपका विकल्प वाला। मौसली की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, क्लियर देख। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक या ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, 11 में तो 100% आएगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। और ध्यान दो यहाँ पर पूछेंगे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तब आपका उत्तर होगा क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता आए तो क्लोरीन लगा दियो सही, और विद्युत ऋणात्मकता आए या ऋण विद्युतता आए तो आप फ्लोरीन लगा दियो। ये बहुत जल्दी नेगेटिव आयन बनाता है, ऋणात्मक आयन बनाता है बहुत जल्दी, इस पर भी प्रश्न बनता है बच्चों। पता है ये फ्लोरीन ये 17वें समूह के तत्व हैं, इन्हें हैलोजन भी कहते हैं। अब प्रश्न है समूह 17 के तत्वों को हैलोजन भी कहते हैं,
माना फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, हम याद करा देंगे आपको, कमेंट करें आप। अब आपका कि अष्टक जो नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम जो है आपका न्यूलैंड ने दिया था। और तत्वों की तृक व्यवस्था दी थी डॉबे राइनर ने तत्वों की तृक व्यवस्था दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, सबको पता है, समूह माने ग्रुप माने 18 हैं। एक एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय बनाता है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे अभी, तब आपको समझ में आएगा। हाँ समझो, एक एल्यूमिनियम धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद कर लो। अब देखो, हमने इतना बता दिया कि जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब इसकी जगह कुछ भी दे सकता है, वो यहाँ सोडियम भी लिख सकता है, पोटेशियम भी लिख सकता है। तो आपको धातु याद करना है, आवर्त सारणी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था, आप कमेंट में इसका जवाब दें। हमने आपको एक मंत्र बताया था, मंत्र माँ से मेंडलीव तो 83 अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 माने 2 8 10 7 17। अब 17 जो है बच्चों किसका परमाणु क्रमांक है, वो क्लोरीन का है। तो देखो ये आपका ये क्लोरीन का है, यहाँ पर देख लो आप, देखो जोड़ियाँ नहीं आएंगी लेकिन इनसे आपका विकल्प प्रश्न बनेगा। लिथियम क्या है बच्चों, लिथियम क्या है, सिलिकॉन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन क्या है, नियोन क्या है, तो देख लेते अपन। अब इसमें लिखा है कि लिथियम है आपका उपधातु, ई बता रहे हैं, तो गलत है बच्चों। लिथियम जो है धातु होती है। और फिर यहाँ पर लिखा है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन बच्चों यहाँ बात करते हैं तो ये अधातु होती है। अब यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि देखो परीक्षा में जोड़ियाँ नहीं आएंगी लेकिन आपसे इससे ओटी टाइप के प्रश्न बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिथियम क्या है, तो लिथियम बच्चों क्या है, लिथियम होती है धातु, लिथियम होती है धातु, इसमें गलत लिखा हुआ है। अब बच्चों है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, उपधातु, उपधातु। अब ये ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन जो क्या है बच्चों, ये होती है आपकी अधातु। फ्लोरीन क्या है बच्चों, ये 17वें समूह का है तत्व फ्लोरीन, ये आपका हैलोजन होता है, फ्लोरीन हैलोजन होता है। नियोन 18वें समूह का है, और हमने बता दिया आपको कि जो 18वें समूह के तत्व होते हैं वो अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो नियोन क्या हो जाएगा आपका अक्रिय समूह का तत्व है, समूह 18 का तत्व है नियोन। ना तो आपकी परीक्षा में सत्य आएंगे लेकिन इनसे आपको ओटी टाइप के प्रश्न बनेंगे। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूरी तरह भरे होते हैं, तो ये आपका सत्य है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, याद कर लो। और बच्चों पता है जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, कब, जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, तो ये असत्य है। कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो ये सत्य है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है, तो गलत है क्योंकि 37 पिकोमीटर है। कितनी है, 37 पिकोमीटर है। तो हम आपको इसी तरह प्रश्न बता रहे हैं, तो आप देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।